साथियों नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube के मंच पर। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में शिमला में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करते लोगों को। आखिर लोग हैं कौन? तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के लूही पन परियोजना जो 210 मेगावाट की बिजली परियोजना है निर्माणाधीन, उसके प्रभावित ये लोग हैं, किसान ये लोग हैं। और उसके साथ साथ 382 मेगावाट की जो सुन्नी हाइड्रो परियोजना है जो निर्माणाधीन है, उसके प्रभावित ये लोग हैं, किसान हैं। और ये सारे लोग जो है हिमाचल किसान सभा के बैनर तले और पूर्व जो विधायक हैं राकेश सिंह गाजी के नेतृत्व में ये शिमला में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं। मांगे क्या हैं? मांगे लगभग पूरे हिमाचल में अधिग्रहण से रिलेटेड एक जैसी मांगे हैं किसानों की, प्रभावितों की। और यही मांगे जो है यहाँ पर भी एक 12 सूत्रीय मांग पत्र भी जो है मुख्यमंत्री जी को दिया गया। और इन मांगों में प्रमुख ये है कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है हमारे देश का, उसको लागू किया जाना चाहिए। उसी के आधार पर पुनर्वासन पुनर्स्थापना जो है होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मांग ये भी है कि जो निर्माण कार्य से नुकसान होता है घरों में, गौशालाओं में या अन्य तरह का जो नुकसान होता है, उस नुकसान का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ न केवल जो कृषि जो फसल नष्ट हो रही है, फसल का मुआवजा मिलना चाहिए, बल्कि उसी के साथ जो डेयरी उद्योग नष्ट हो रहा है या जो पशुधन को जो नुकसान होता है, यानी कि जो चारागाहें नष्ट होती हैं, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। जो डेयरी क्षेत्र है उसमें भी मुआवजा मिलना चाहिए, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दे इसमें जो है उठाए गए हैं। 12 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ये किसान ये प्रभावित कूच कर रहे हैं राकेश सिंह गाजी के नेतृत्व में किसान सभा के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास की ओर। और इसके बाद आप इसमें भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुई, राकेश सिंह गाजी ने प्रभावितों के किन मुद्दों को वहां पे प्रमुखता से रखा, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जो है क्या आश्वासन दिए। लेकिन इससे पहले कि आपको पूरा वीडियो दिखाया जाए, आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके साथ साथ आपको भी बता दें कि कोई कमर्शियल चैनल नहीं है, ये प्रोफेशनल आधार पर नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए ये चैनल है, ताकि हम जो गतिविधियां जो है आम जनता से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको आम जनता को दिखाया जा सके। आप देख सकते हैं ये कूच करते किसानों को किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या बातचीत हुई किसानों की तरफ से, प्रभावितों की तरफ से। हमारे मकानों में दरारें आई है और उसका जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए उस मांग को लेकर आए हैं। दूसरा हमारा 2021 से लेकर जो धूल से वहाँ पर हमारी फसलों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान का मुआवजा लेने के लिए आज तक हम प्रोजेक्ट वालों से भी बात रखी और फिर हमने सीएम साहब से भी बात रखी थी। और वो हमारी बीच निरत में मीटिंग में भी आए थे। उन्होंने हमारे से वायदा किया था कि 10 जुलाई तक मैं आपको समय दूंगा, लेकिन इलेक्शन के चलते वो समय नहीं दे पाए। फिर उन्होंने आज 9 अगस्त को हमें टाइम दिया है कि आप शिमला आओ और आपकी जो मांगे हैं उस पर गौर किया जाएगा। और इसलिए हम सब लोग गाँववासी जो है आज सीएम साहब के पास मिलने आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो हमारी फसलों का नुकसान हुआ है उस नुकसान का हमें मुआवजा मिले, क्योंकि हमारी जो वहाँ पर जो खेती बाड़ी होती है एक बागवानी से संबंधित है। और हमारा वहाँ पर सेब, स्टोन फ्रूट वगैरह होता है, जो कि पिछले 3 साल से लेकर हमारी वहाँ पर फसलें नहीं हो पा रही, जो कि हमारा एक जीवन का वही एक सहारा है। जो वहाँ पे बागवानी से जो हमारे फसलें होती है उसी से हमारा परिवार का पालन पोषण चलता है, बच्चों की एजुकेशन भी उसी से चलती है, रोजी रोटी भी उसी से चलती है। और 3 सालें हो गई है जो कि हमें फसल ही नहीं हो पा रही। कितने प्रभावित लोग हैं और आप लोग अब क्या सीएम से क्या मांग कर रहे हैं? सीएम से मांग जो हमारे फसलों का नुकसान हुआ है और दूसरा जो मकानों में दरारें आई है और हमारी 16 पंचायतें प्रभावित है। अभी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास में जो है ये किसान ये प्रभावित पहुंच गए हैं। हाँ आ जाओ, परे को है। काम भी करना है फिर
आपको बैठ जाओ आप सब लोग। साथियों, आओ देखते हैं कि जो प्रभावित मुख्यमंत्री आवास में डटे हैं उनके कौन कौन से प्रमुख मुद्दों को जो है राकेश सिंघा जी ने वहां पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। में एक नीति सरकार की 2011 में बनाई गई थी, जिस नीति के तहत जो भी प्रदूषण होता है, एमिशन ऑफ डस्ट होता है, वो क्रॉप को जो डैमेज करता है उसको कॉम्पनसेट करने का एक कार्य है। असल में 2011 के पहले वो 300, 600, 900 नहीं हुआ करता था। ये 300, 600, 900 ये बाद में हुआ है। अब इसकी जो रामपुर के क्षेत्र में वो क्रॉप डैमेज के लिए 2021-22 का क्रॉप डैमेज असेस कर दिया गया है। जो तौर तरीका वहां पर मेजरमेंट करने के लिए किया है वो हम कह रहे हैं कि वो कुमारसैन में भी और निर्मंड में भी वो तौर तरीका क्या कहते हैं लाया जाए। कौन से एरिया में किया होता है? वो रामपुर में किया है, आपका धेल्ट वाला इलाका किया, नीरत और धेल्ट वाला इलाका, दो पंचायतों में वो किया है और उसमें वो कॉम्पनसेशन भी वो दे दिया गया है। लेकिन ये निर्मंड वाले इसमें और कुमारसैन वाले में अभी नाप नपाई तो हुई है ना, लेकिन वो कॉम्पनसेशन नहीं है। और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई उसका मत एक डिफरेंट है, जो निर्मंड में भी वो उस तर्ज पर नहीं करना चाह रहे हैं जिस तर्ज पर वो रामपुर में है। वो क्या तर्ज है, जब प्लेन है तो हमने सीधा 900 मीटर 300 नापा, 600 नापा ये किया। जब यूं है तो हम एक्चुअली 900 ऐसे गए और जो एरिया 900 के अंदर आया उस एरिया को क्या कहते वो किया है। तो वो हमारा रिक्वेस्ट है कि भी उस आधार पर आप बोल रहे एरियल नापा जाए। हाँ, वो इस तरीके से नाप कर लैंड से ना नापा जाए। हाँ, वो मतलब इस तरीके से नापा जाए, क्योंकि अदरवाइज तो वो बहुत क्लोज एरियल डिस्टेंस में जितने भी घर आते हैं वो ऑलरेडी वो नाप कर वो कॉम्पनसेशन दिया गया है। उसका एक कारण भी जो हमने तीसरे पॉइंट में वो दिया है कि जो एमिशन ऑफ डस्ट होता है वो, क्योंकि ये हमारी फ्लावरिंग आती है ये इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, ये जैसे सर्दी जाती है और गर्मियां शुरू होती है वो लो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं और उस टाइम विंड की वेलोसिटी ट्रेमेंडस होती है और ये लगातार इसके बियॉन्ड भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो नई आपने बनानी है अगर वो उस तरीके से नापना है तो मेरे ख्याल डिप्टी कमिश्नर कुल्लू ने और डिप्टी कमिश्नर शिमला ने एक प्रपोजल भेजा है, शायद उसमें उन्होंने 1800 मीटर्स तक कहा है कि भी एक्सटेंड किया जाए। हमने रिक्वेस्ट किया है कि 1800 ना कर आप इसको 2100 पर करें। अगर एक तरीका वो है, दूसरा तरीका है कि जो ऑलरेडी 1800 क्या किया है वो उन्होंने 1800 मीटर्स की प्रपोजल भेजी है कि भी वो, क्योंकि जो उन्होंने सर्वे किया उनके मुताबिक 18 की जगह 2100। हाँ, हम 2000 कह रहे हैं। आज जो प्रेजेंटली जो मेथड रामपुर वालों ने किया है उसी मेथड को वो रखें। अगर उसको नहीं रखना है तो वो एक्सटेंड कर दिया जाए फ्रॉम 900 टू 2100 मीटर्स, वो एक्सटेंड कर दिया जाए। जो मेथड रामपुर वालों ने किया है कि उसी मेथड पर क्या कहते हैं वो किया जाए। अच्छा, इसमें हमने एक बात और जोड़ी है कि ये जो पॉलिसी है जो 2011 में अपडेट की थी, इसमें ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर क्रॉप्स को तो कवर किया, लेकिन आपकी सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है एनिमल हस्बेंड्री भी, और ये वाले जो एरिया है इसमें एनिमल हस्बेंड्री ये पूरा कवर होता है। और ये सुन्नी वाले एरिया में भी एनिमल हस्बेंड्री मेजर वो लाइवलीहुड का सोर्स है। और इस एरिया में ये भी साबित हुआ, एक फवाल थी, क्या नाम उसकी, सरिता, उसकी बकरियां मरी कितने 60 बकरी, और पोस्टमार्टम में निकाला कि उसका कारण था कि जो धूल वाला घास था वो फेफड़ों में गया था, वो भी साबित हुआ। तो हम कह रहे हैं कि ये उसको एनिमल हस्बेंड्री को भी
इसमें कवर किया जाए। और उसमें हमने कोट किया है जो 2013 का एक्ट है जिसके तहत ये प्रोजेक्ट अक्वायर किया गया है, लैंड अक्वायर की गई, उसमें जो उसकी ये क्या कहते हैं परिभाषा है एग्रीकल्चर की, उसमें ये कवर किया गया है कि भाई जो डेयरी फार्मिंग वगैरह है एंड लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग फॉर ऑफ कैटल, ये उस परिभाषा में आता है। तो हमारी आपसे विनती है कि 2011 की पॉलिसी में जहां हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो एनिमल हस्बेंड्री को भी कवर किया जाए, जिससे कि भी जो उसको नुकसान होता है फसल को राजीव वो भी कर लेना है ना। और डेयरी में तो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है एनिमल हस्बेंड्री में। फिर सर अगला जो है वो है कि जो दरारें पैदा हो रही है अभी, जो तो हमारा लूरी वाला प्रोजेक्ट है उसमें ब्लास्टिंग से जो उनका डाइवर्जन टनल है वो भी सारा कोलैप्स कर गया। इतनी हैवी ब्लास्टिंग करते क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जब वो काम करती है वो एक्सप्लोसिव बहुत गुना ज्यादा जो परमिसिबल है उसे करते हैं, उसके प्रोजेक्ट को तो हुआ नुकसान। लेकिन ये अक्रॉस दी एरिया जो दरारें हैं वो उन्होंने सर्वे भी किया है, नापी भी है, उसका फोटोग्राफी भी की है और वीडियोग्राफी भी की है, उन्होंने कबूला है और उसका कॉम्पनसेशन उन्होंने कुछ जगह दिया है लेकिन कंप्लीट जगह नहीं दिया है। उस प्रोसेस को हम चाह रहे हैं कि भी वो तेजी वो की जाए, वो असल में चल रहा है। इसमें तो यही है दरार के प्रश्न को लेकर, है ना। तो ये है जो दरार का प्रश्न है, जो लोगों के निजी नुकसान हुआ है वो है। फिर है जी जो एक्ट में दिया है एम्प्लॉयमेंट, जिसकी भूमि जाएगी उसको वो एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये है जो 2013 का एक्ट है, द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, जो 1894 के कानून को रिप्लेस करके 2013 में आया। ये जिस समय मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने इन्होंने उसको संशोधित करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरे देश के किसानों ने वो आंदोलन किया और राज्यसभा में ये उस टाइम डिफीट हो गया, ये उसको संशोधित नहीं कर सकते। उस कानून में ये प्रावधान है कि जिसकी जमीन जाएगी उसको आप प्रायोरिटी के आधार पर क्या कहते हैं नौकरी देंगे। ये अभी भी 132 लोग हैं जो इसमें लूरी वाले प्रोजेक्ट में हैं जिनको अभी क्या कहते हैं रोजगार नहीं दिया है, और अब कुछ हताश होकर उन्होंने कहा है उसमें एम्प्लॉयमेंट और वन टाइम 5 लाख देने का प्रावधान है। और उसके अलावा कुछ और एडिशनल है कि भाई वो सामान को शिफ्ट करने के लिए 50,000 इस तरीके का वो है। तो उन्होंने ऑप्ट किया कुछ लोगों ने कि भी 5 लाख का दे दो, अब रोजगार आप दे नहीं रहे हमें तो वो दे दो। तो इसलिए वो भी अगर ऐसी एप्लीकेशन लोगों की आई है तो देन एम्प्लॉयमेंट जब नहीं दे पा रहे हैं तो वो उनको 5 लाख जो ऑल्टरनेटिवली उस कानून के तहत है वो उनको दे देना चाहिए। वैसे हमने ये पोजीशन ली है कि 1 अप्रैल 2024 से जो एप्लीकेंट थे जैसा उसका स्किल है, अगर अनस्किल्ड है तो अनस्किल्ड का, या सेमी स्किल्ड है तो सेमी स्किल्ड, स्किल्ड है तो स्किल्ड, या हाईली स्किल्ड है हाईली स्किल्ड का वेतन आप घर बैठे वो देना शुरू करो। अदरवाइज क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी है, ये आपको देना है, आप बच नहीं सकते, ये कानून है तो कानून के तहत आपको ये करना है। तो ये बात हमने कही है एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन को लेकर, और कोई ऐसी बात नहीं हमने कही है, सारी बातें जो पैरामीटर्स ऑफ लॉ और पॉलिसी के तहत आता है वही हम इसको ये कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने किसानों की मांगों के बारे में क्या जो अपना पक्ष वहां पे रखा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, इससे आपको मदद ही मिलेगी कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग तरीके से अधिग्रहण हो रहा है, कहीं सड़क के लिए, कहीं 4 लेन के लिए, कहीं नेशनल हाईवे के लिए, कहीं पे एयरपोर्ट के लिए, कहीं हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए, कहीं किसी सीमेंट फैक्ट्री के लिए या कहीं एयरपोर्ट के लिए, तो ये सारे किसानों के लिए एक तरह का ये आंदोलन शिक्षा भी है। और क्या उनके मुद्दे हैं, कॉमन मुद्दे हैं सब जगह, और क्यों जो है इकट्ठा होना जरूरी है, क्यों जो है संघर्ष का रास्ता जरूरी है, तभी जो है कुछ हासिल किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। ये जो वीडियो है ये एक तरह की प्रेरणा भी है हिमाचल प्रदेश के तमाम किसानों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिनकी जमीन का अधिग्रहण होना है या किसी न किसी रूप में जो
जमीन अधिग्रहण से या निर्माण कार्यों से प्रभावित होते हैं। एक बार फिर से ऐसे ही हमारे इलेक्शन ख़त्म हुए। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में सुन्नी, लूरी और एक नदौन में धोला सिद्ध प्रोजेक्ट बन रहा है। तीनों प्रोजेक्ट जो है वो SJVNL बना रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली सरकार ने ऐसा समझौता किया जिसमें हिमाचल के जो इंटरेस्ट है, जो आप आम लोगों के इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट की अनदेखी भी हुई। उससे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के राजस्व की भी अनदेखी हुई है। और जो पैसा हमारे पास, हिमाचल के पास कोई पैसा नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आती नहीं है। तो हमारी सरकार बनने के बाद दो चीज़ों को हमने इसमें प्राथमिकता दी। पहली है हाइड्रो, दूसरी है टूरिज्म। तो हाइड्रो के जो मैं सुन्नी, लूरी और इनकी मीटिंग और अधिकारियों की ले रहा था, तो मुझे पता लगा कि जो हमें 12% फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए, वो 12% को भी स्टैगर कर दिया, यानी कि और आगे के लिए बढ़ा दिया। पहले 12 साल 4% मिलेगी, 12 से 30 साल के बाद फिर 12% मिलेगी। तीनों प्रोजेक्ट और एक डुग्गर है 4। और ये प्रोजेक्ट ज़िंदगी भर जिस तरह SJVNL है चला गया, ये सारे प्रोजेक्ट उनको चले जाएंगे। ये पिछली सरकार ने MOU किया इनके साथ। क्या किया? MOU किया। और ये भी कहा कि लाडा भी ख़त्म कर दो, GST भी ख़त्म कर दो, और जो बिजली हमको मिलनी है, जो शुरू में हमारी 12% मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी। वो हमें 40 साल के बाद फिर 30% मिलेगी, नहीं 40 साल के बाद मिलेगी। तो मैंने अभी फैसला किया और इस फैसले को मैं अमली जामा पहनाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट कैबिनेट में हमारा आ रहा है। मैंने कहा कि जहाँ हिमाचल के इंटरेस्ट है, जहाँ पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, डिसलोकेट होते हैं हमारे लोग, फ़ायदा लेती है कंपनियाँ। तो हमने BBMB में भी, वहाँ भी पोंग डैम ऑस्टीज है, जहाँ से अभी देहरा में चुनाव हुआ, 40 साल घर उजड़े हुए वो बेचारे सड़कों पर है। तो उस स्थिति को देखते हुए मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से बात की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे बताना जरूरी है, क्योंकि आप हमारे परिवार के लोग हैं। और मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को कहा कि हम अपनी पॉलिसी में 20, 30, 40 मैंने आते ही बदली थी, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। 12, 18, 30% और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हमारे को वापिस हिमाचल सरकार को मिलना चाहिए। 40 साल बाद हम नहीं होंगे, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी तो होगी, उनके अधिकार तो होंगे, हमारे वहाँ जो लोग बसे हुए उनके अधिकार तो होंगे। तो मैंने उनसे ये बात की। उन्होंने कहा, मैंने ये भी कहा कि हम इस मामले में सियासी में करेंगे। और देखिए, नाकामी देखिए, सरकारें आती रहती है, 5 साल यहाँ हमें, 5 साल कोई और है। नाकामी देखिए कि इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है। और सुन्नी में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखवा दिया, और जब हमने इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट को चुनौती दी, वो कोर्ट में चले गए। अब हमने फैसला किया, मैंने खट्टर जी के साथ मुंह पर बोला, अधिकारी मेरे साथ थे, भारत सरकार के अधिकारी थे, कि अगर आपने 12, 18, 30 और 40% हमारी जो बिजली है 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस ना दिया, लाडा नहीं लगाया और वहाँ के लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं किए, ये सारी बातें उस समय मेरे दिमाग में आपने मुझे डाल दी थी, तो हम ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले समय में टेक ओवर कर लेंगे। तो उनका सवाल था कि आप तो बड़े पहले ही पैसे नहीं है स्टेट के पास, आर्थिक तंगी है और आप कर्जों के बीच। मैंने कहा कि लोगों की इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मुझे इसके लिए 2000 करोड़ रुपया और कर्जा उठाना पड़े तो मैं कर्जा उठाऊंगा, लेकिन इनको नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपके अधिकार है। तो अभी उस पर बातचीत चल रही है और हम अभी जो नेक्स्ट कैबिनेट हो रही है उसमें हम ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं। नहीं तो ये तीनों प्रोजेक्ट हमारी सरकार SJVNL से टेक ओवर करेगी और आपके अधिकार जो उसको सुनिश्चित करेगी। दूसरी बात, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है।
थोड़ा सा हमारा राजनीतिक अनिश्चितता आ गई थी आपदा के बाद। हम तो अभी सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारी सरकार को 19 महीने हुए, 4 महीने आपदा में निपट गए, मतलब इतनी तबाही हुई, 550 लोग मौत के घाट चले गए, 350 लोग, 1000 लोग बर्बाद हो गए। हम भी आम परिवार से उठकर आते हैं, आप जैसे परिवार से उठ के आते हैं, दर्द जानते हैं। पक्का मकान बनाने में पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है। ये जो आपकी बात सिंघा साहब ने बोली, बार बार मुझसे बोलते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब टेक ओवर कर देंगे ये तो सारे अधिकार आ ही जाएंगे। इसके अलावा जो एक इन्होंने राय दी है, तो हमारे जो एडवाइज़र रखे हमने, राम सुहाग सिंह जी, जो इन सब प्रोजेक्टों को देख रहे हैं, जिनको मैंने जिम्मा दिया है, आप एक कमेटी 5-7 लोगों की हो, जब तक वो हमारा अगला प्रोसेस नहीं होता तब तक ये सारी सुविधाओं में हम आपको इमीडिएटली क्या दे सकते हैं, वो सिंघा साहब एक 5 आदमी और राम सुहाग सिंह, राकेश कंवर, आप और 3-4 लोग बैठ के सेक्रेटरी पावर, एमडी पावर और एसजे विनल के उसको भी बुला के ये बात की जाएगी। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। तो अभी डिप्टी कमिश्नर भी आ जाएगा और चीफ सेक्रेटरी को भी मैं उसमें बोल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी समाधान करेंगे। दूसरी बात, आप लोग गांव में रहते हैं, हम लोग गांव के लोग हैं, गांव के परिवेश से निकले हैं। तो अभी जो पशुपालन है, हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। पिछले कल हमने गेहूं का रेट जो है, कणक का रेट 40 रुपये किलो कर दिया है। कल ही हमने कैबिनेट, और 30 रुपये किलो मक्की। क्यों किया है? इसलिए किया है कि आप यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे और प्राकृतिक खेती करेंगे। हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामले में दूसरे नंबर पर आता जा रहा है। ज़्यादा हम स्प्रे और वो पानी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा हम इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी सेहत की तरफ भी और सब जगह हेल्थ सेक्टर में। पिछले कल ही हमने अपने आईजीएमसी में भी सभी डॉक्टरों के पद भरने के लिए, सभी स्टाफ नर्सेज के पद भरने के लिए स्वीकृति दे दी है। ये वो चीज़ें हैं जो आप ही के पैसे के सदुपयोग से होती है। कोई इसमें आप ही का पैसा है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हम आपके हित में करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सिंघा जी हमारे साथी भी है, मित्र भी है, नहीं तो हर जगह हम खड़े हो जाएंगे हमारे खिलाफ नारे लगाने में। तो इसलिए मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि मैं इन समस्याओं का आपका समाधान करूँगा। लेकिन पशुपालन में भी आप लोगों ने, गाय के दूध का मूल्य हमने 45 रुपये कर दिया। रामपुर का हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपग्रेडेशन रामपुर का कर रहे हैं। और ये दूध का मूल्य 45 रुपये नहीं रहेगा, ताकि हमारी जो बहनें हैं उनके हाथ में पैसा जाए तो और पैसा आएगा। अभी ये पैसा आपका बढ़ेगा, ताकि आपके घर में आपकी आय 15,000 रुपया घर बैठ के हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ना यहाँ जा रहे हैं छोटी छोटी, तो 8-10 हज़ार रुपये के लिए, ये सब चीज़ों को हम इस दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी होगा हम इसकी मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम पॉलिसी चेंज करेंगे, उसके बाद कोर्ट में बोलेंगे यार सरकार ने टेक ओवर कर दी तो सब चीज़ें तो मिल गई आपको, वो कोई चिंता ही नहीं बात है। और नहीं किया तो भी ये चीज़ें आपको मिलेगी। इन द मीन टाइम डिप्टी कमिश्नर, और इसके इन द मीन टाइम आप 15 दिन में हमारी कमेटी एक बना रहा हूँ मैं, ठीक है, जो आपको बोलते हैं। राम सुहाग सिंह जी से बात करो ना, करवाओ। उनको मैंने इसलिए रखा हूँ, सारे प्रोजेक्ट आपकी ये सारी चीज़ें करेंगे आप कुछ ना कुछ। मैं इन प्रोजेक्टों को बहुत स्टडी कर चुका हूँ, इसलिए नुकसान आपका होता है और ये तो पैसे कमाते हैं। तो हम ये तीनों प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, तीनों नहीं चौथे, और जो आगे लगेंगे हिमाचल में उसमें, क्योंकि हमने क्या किया कि प्रोजेक्ट सारे जिंदगी भर के लिए दे दिए, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम कमाएंगे क्या? हमारी पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल की? 75 लाख। यही पावर मिल जाए तो आपके घर में खुद ही पैसा आ जाए। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं। आपकी आत्मनिर्भर हिमाचल का मतलब है आपके स्कूल अच्छे हो, आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशन अच्छे हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हो। सीएम साहब ने बात करनी सर, मैंने एक कमेटी बनानी है आपके नेतृत्व में ना, एक आप, मैंने राजीव को बता दिया, सिंघा साहब आपसे बात करेंगे। मैं अभी मार्क कर रहा हूँ आपको। इनमें इशू एसजे बीनल जब तक हमारा टेक ओवर वाला के साथ नहीं होता तो कितने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये? आप कब तक है यहाँ? निकल आया तो आपने आना कब है?
राकेश सिंघा जी आपसे मिलेंगे, फिर आपने बैठ के मेरे को पूरा देना है। और इनके एसजेबीएनएल के अफसर बुला के जो इनका सेटल हो सकता है वो पहले और दूसरा कर लेना आपने राकेश एडवाइजर को। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर भी जरूर करें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट करके जरूर दें।